कितने लोग चाहेंगे? बहुत कम लोग, चंद लोग ना। हमें भीड़ चाहिए हिंदुस्तान को बचाने के लिए। तो वो क्या है, तभी आएगी जब उनकी चाहत आप खेती में दिखाओगे। और उनकी चाहत है, पहला पॉइंट प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म को बहुत गहराई से समझो तो ग्लैमर भी आता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो वो सब होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए। ये इस पूरे वर्कशॉप का टाइटल पॉइंट हुआ, प्रोफेशनलिज्म एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसको हम पूरा कैसे करेंगे? तो समग्र विकास के मॉडल से ही पूरा करेंगे, ठीक है। अब समग्र विकास का मॉडल कहाँ से समझना चालू करें और क्या है, तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी जब काम करने जाते हैं तो उसके बारे में हम सोचते हैं, और उसके किसके बारे में सोचते हैं? सबसे पहले नंबर, तो सबसे पहले नंबर अर्थ के ही बारे में सोचते हैं, है कि नहीं है? जब हम कोई काम करने जाते हैं ना, तो हमारा पहला पॉइंट यही होता है कि कितना मिलेगा, है कि नहीं है? फिर हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या लगेगा। जबकि पहले ये सच्चाई है कि नहीं है? पहले मिलेगा पे बारे में सोचते हैं लगेगा क्या, वो बाद में सोचते हैं, वो दूसरा होता है। पर पहला यही होता है कि मिलेगा क्या, सही है। तो अब मिलेगा क्या, उसको कैसे समझें हम? तो देखो क्या है, धंधे को समझने के लिए या पूरे एजेंडे को समझने के लिए हमें पहले मेन पॉइंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और मेन पॉइंट क्या है, तो आपको मैं बता दूं, एग्रीकल्चर का, इवन किसी भी धंधे का मेन पॉइंट होता है उसका इकोनॉमिक्स। हमें सबसे पहले नंबर इसको समझना पड़ेगा। जब हम ये समझेंगे तो हमें पूरा एग्रीकल्चर का धंधा समझ में आएगा, ठीक है। अक्सर लोग खेती करते हैं दूसरों को देख के, सेल्फ मोटिवेट होके या और किसी कारण से, पर हम आपको उसका साइंस समझा रहे हैं, जुड़ने का कारण समझा रहे हैं, कोई मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं आपको। मोटिवेशन जो है ना कुछ समय तक चलता है, ये मुझे पता है। ये सब चीज़ों से बाहर निकल के आ चुके हैं हम, बहुत अनुभव हो चुके हैं हमको, इसलिए मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। अब मोटिवेट जो है ना वीडियो से भी हो सकते हैं, है कि नहीं है? 2 घंटे का एक वीडियो बना के आप सबको दिखाया जाए, उससे भी हुआ जा सकता है मोटिवेट। पर साइंस समझिए, और जिस दिन साइंस समझ में आ गया उस दिन मैं आपको ये दावे के साथ बोलता हूँ, आपको किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस जो है ना यूनिक है, कांस्टेंट है। जिस दिन आपने कुदरत के इस एजेंडे को समझ लिया, उस दिन मतलब सब कुछ हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो सबसे पहले नंबर हमें इकोनॉमिक्स समझना, और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, क्या लगना क्या मिलना, हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाती हैं, 4-4 साल लगते हैं डिग्री लेने में, इस सबको पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने जहाँ तक इकोनॉमिक्स समझा कुदरत का, तो वो क्या बोलती है कि आप हमको एक बीज दीजिए, हम आपको एवरेज 100 रिटर्न करके देंगे। कितना बड़ा इकोनॉमिक्स है। हम अपने इकोनॉमिक्स में उलझे रहते हैं, हम 20 से 25 साल पढ़ाई करते हैं और उस पर कम से कम कुछ नहीं तो 1 CR से भी ज़्यादा खर्चा करते हैं। 1 CR से भी ज़्यादा 25 साल में इतना खर्चा हो जाता होगा, आपके खाने रहने कपड़े से लेके सब चीज़ों पे, और आपकी एजुकेशन से लेके। और उसके बाद फिर हम कुछ कागज़ हमें मिलते हैं, ठीक है, और उन कागज़ के बिहाफ पर फिर हमें लोन मिलता है, या फिर हमें कहीं पर काम मिलता है, करेक्ट ना, या फिर हम जो है ना कुछ पैसे लगा के कोई काम शुरू करते हैं। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकती है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, करेक्ट ना। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आप कितना धन खर्चा करते हैं रिटर्न पाने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत सारा, इन 25 सालों में बहुत सारा करते हैं, ठीक है। अब इतना धन खर्चा करने के बाद आप अगर 1 CR भी आपने लगा लिया अपने 25 सालों में, और अगर आप 2 लाख रुपए भी रिटर्न ले रहे हैं मंथली, तो वो तो आपका ब्याज ही हुआ। तो कौन सा तगड़ा इकोनॉमिक्स है आपका, बताइए, सही है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है। और उस 2 लाख रुपए के लिए भी आप इवन मंथली कम से कम 50,000 तो अपने ऊपर खर्चा करते होंगे ना, रहना खाना कपड़ा XYZ, जो भी आपकी कार गाड़ी मोबाइल फ़ोन, जो दुनिया भर का मेंटेनेंस, करेक्ट ना। तो 50 तो वो गया ना, 50 तो गया, करंट में ही गया। अब 1.5 मिला तो उसका आप इंटरेस्ट जोड़ लो, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहे हो आप। ये आपका इकोनॉमिक्स है, और ये सच्चाई है, भाग नहीं सकते आप इस पे,
ठीक है, अब आते हैं हम सीधे कुदरत के पास। कुदरत क्या बोलती है कि आप जो है ना MBA पास आउट हैं या नहीं है, हमें नहीं लेना देना आपसे। आप तो बुद्धू हैं तो भी नहीं लेना देना हमें आपसे। आप केवल एक बीज दो हमको, आप कौन से डिग्री धारक हैं हमें नहीं पता, आपने कितनी पढ़ाई की है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक बीज दीजिए, 4 मंथ वेट करिए, हम आपको 100 दे देंगे, बात खत्म। ये कुदरत का इकोनॉमिक्स है और इससे आप भाग नहीं सकते, जैसे आप अपने इकोनॉमिक्स से नहीं भाग सकते। आप समझिए, आप कोई भी बीज डालते हैं, इवन एक मक्के का बीज डालिए, एक भुट्टा भी लग गया अगर पेड़ में तो उसमें कितने दाने आ जाते हैं? 100 तो आते ही है ना। 100 मैंने मिनिमम नंबर लिया है। आप एक पैडी लगाते हैं, एक सीड डालते हैं, उसमें 10 कल्ले निकलते हैं और उसमें 10 बालियां आती हैं। एक बाली में 50-60 दाने होते हैं, 10 बालियों में 500 दाने बनते हैं, हमने 100 बोला। आप एक पपीते का सीड लगाते हैं, एक पेड़ बनता है और उसमें सैकड़ों फल आते हैं। एक आप मैंगो का प्लांट लगाते हैं, आपकी सारी उम्र फलता है और न जाने कितनी, गिनती तो कभी की नहीं हमने उसकी, लेकिन 1000 से भी ज़्यादा फल आते हैं। तो कुदरत का इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? और क्या वो पढ़ाई मांगता है क्या कि आप जब आप MBA करेंगे तो ही 1000 लेके आएंगे हम? सोचिए जरा, उसने कोई एजुकेशन नहीं मांगा, कोई आपसे बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट नहीं मांगा, कोई आपको रिटर्न नहीं कोई आपको मेंटेनेंस नहीं मांगा। वो सस्टेन है भाई, वो सस्टेन है, वो खुद से कर रहा है। उसको 1000 फल आपको देने हैं, 2000 देने, वो सस्टेन है, खुद से दे रहा है, आपके बोलने पे नहीं दे रहा है। क्लियर हो रहा ना? तो ये जो साइंस है वो इकोनॉमिक्स कुदरत का हमारे इकोनॉमिक्स से कई गुना ज़्यादा तगड़ा है। और ये सच्चाई है कि 1 का 100 मिनिमम आपको मिलता है। अब यहाँ पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर हम 1 लगाते हैं तो 100 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, ये हमें दिख रहा है। पर यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा हो रहा है कि जब 1 का 100 मिल रहा है तो हमारे देश के किसान जो है ना अभी तक अरबपति क्यों नहीं बने? सच्चाई है कि नहीं है? बड़ा सवाल है कि नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। और देश के सारे नौजवान यही काम क्यों नहीं करते जब 1 का 100 मिलता है तो? क्यों 25 साल खपाते हैं उसमें? इसको तो बुद्धू बन के भी किया जा सकता है। सही है कि नहीं है? कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट की बात यह है कि ये इकोनॉमिक्स को आज तक किसी ने समझा ही नहीं है और भारत के किसान जो है ना इसमें बस उलझे हुए हैं। और हम और आप जैसे लोग भी इसको समझते नहीं हैं, हम इसको करते हैं, जबकि करने के पहले आपको समझना चाहिए। और अगर आप ये समझ लेंगे तो फिर आप सही सही करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। तो देखो, मैंने तो ये सब डूब के समझा है खेती के अंदर, इसलिए मैं ये समझा पा रहा हूँ, किसी किताब का लिखा हुआ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब मिलेगा ही नहीं आपको किताब में जो हम आपको बता रहे। तो 1 का 100 बनता है। अब ये बताओ, 1 को क्या मानते हो आप? 1 को हम इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, करेक्ट? 1 को हम क्या मानते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के पार्ट्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर। पार्ट्स क्या हैं? नंबर 1 लैंड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 सीड्स, नंबर 4 फर्टिलाइज़र, नंबर 5 मेडिसिन, नंबर 6 लेबर, नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, XYZ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लिखो तो अभी लिखते चले जाएंगे अपन, है ना? सो कुल मिला के इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम, करेक्ट? और इन्वेस्टमेंट को हम 1 रुपये बोलते हैं। तो ये जो हमने 1 रुपये लगाया इन्वेस्टमेंट के रूप में, उसका हमें 100 रिटर्न मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और कुदरत दे ही रही है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि ये आपको अपना गणित बोलना है कि नहीं है इतना दिया तो इतना दीजिए, वो अपने आप दे रही है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि ये 100 जा कहाँ रहा है? तो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। इसको एक ह्यूमन बीइंग से समझिए। हम यहाँ पर कुछ पौधे लगाते हैं खेत में। हमारे खेत का एरिया है 44,000 स्क्वायर फीट, 1 एकड़ का। ये 1 एकड़ है, करेक्ट? एक ह्यूमन बीइंग से समझते हैं, इंसान
की आदत से समझते हैं कि अगर कोई इंसान जो है ना 10 घंटे काम करता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसको अगर 1 घंटे का काम दिया जाए केवल, और उसके पास बकाया 9 घंटे हैं, तो आपको क्या लगता है 9 घंटे में वो क्या करेगा? मोबाइल चलाएगा, सही है कि नहीं है? या दिमाग चलाएगा, आलतू फालतू सोचेगा, इसको उसको उंगली करेगा, कुछ तो भी करेगा, पर 9 घंटे काम तो नहीं करेगा क्योंकि था ही नहीं। 1 घंटे का काम था और 9 घंटे आपके पास फालतू वक्त था। समझ में आ रही ना ये बात? अब हम आपको सीधे मिट्टी के पास कनेक्ट कराते हैं। आप अभी गलत कहाँ पर हो? यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ फसलें लगाई। एग्जाम्पल हमने पपाया लगाया, यहाँ पे हमने पपाया ग्रो किया। पपाया आप कितने बाई कितने पे लगाओगे? मान के चलो आपने 5 बाई 5 पे ही लगा दिया, तो आपके 1 एकड़ में बैठेंगे 1750 पौधे, 1750 प्लांट्स। ठीक है, मिट्टी के पास कितना एरिया है? 44,000 स्क्वायर फीट एरिया है जिसमें वो उगाने के लिए तैयार है। सही है कि नहीं? और आपने उसको कितना काम दिया? इतना का ही काम दिया। तो बाकी की जो ज़मीन है या बाकी का जो लैंड एरिया है, जैसे आपके पास 9 घंटे जो थे वो आपके फालतू सोचने के थे, वैसे ही ज़मीन के पास इतना जो एरिया है वो खाली नहीं रखेगी अपने आप को। क्या करेगी? वो अपने हिसाब से उगाएगी और आपसे पूछेगी भी नहीं कि क्या मैं ये उगा लूँ। सही है कि नहीं है? अपने हिसाब से उगाएगी। और अगर आप ये भी नहीं दोगे तो भी उगाएगी वो, क्योंकि उसका काम क्या है? उगाना। और ये आपके बोलने पे नहीं होता है, ये सस्टेन व्यवस्था के अंतर्गत है, स्वावलंबी व्यवस्था के अंतर्गत है, ये कुदरत के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है। एक बार उसने इंस्टॉल कर दिया, अब धरती जो है ना अपनी हरियाली स्वयं बना रही है, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास जो भी बीज हैं वो उगाती है, अपने आप हरा भरा करती है और अपने आप चलती रहती है। सही है कि नहीं है? हम मनुष्यों को पपीता चाहिए था तो मिट्टी से बोला ये उगा दो आप, तो उसने उगा दिए। अब आपने किया क्या कि 1750 स्क्वायर फीट एरिया में ही आपने उगाने का बोला और बाकी में बोला ही नहीं। तो बाकी में मिट्टी क्या करती है? मिट्टी जो है ना घास उगाती है, वीड्स उगाती है, और वीड्स आपके लिए प्रॉब्लम है। और वीड्स को ख़त्म करने के लिए फिर और आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। सो एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर कुछ क्रॉप उगाई, यानी कि उसकी रूट बनाई और यहाँ पर उसके प्लांट्स बने, पत्तियाँ आईं, शाखाएँ आईं और फल आए, ऐसे करके आपने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए 1 एकड़ में, ये फल बन गए। ये देखिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मिट्टी के पास स्पेस बचा है इसमें क्या करेगी मिट्टी? वीड्स उगाएगी, खरपतवार उगाएगी। तो गलती उसकी तो नहीं है ना? ठीक है, गलती हमारी है कि हमने उसको इतना ही काम दिया। अगर हम उसको 44,000 स्क्वायर फीट में काम दे देते तो कुदरत ये नहीं बोलती या मिट्टी ये नहीं बोलती कि आपने ये वाले बीज क्यों दे दिए, हमारे पास तो पहले से थे। सही है कि नहीं है? तो क्या है, एग्जाम्पल से समझिए बात को। इसको आपको इन्वेस्टमेंट बोला। ए इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपये आपका लगा, काय में 1 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हुआ ये 1750 प्लांट्स लगाने में, करेक्ट ना? लेकिन इसके साथ में ये वाला एरिया भी इसके साथ ही जुड़ा है, यानी कि बाकी का जो भी बच रहा है एरिया उसमें भी आपका ये इन्वेस्टमेंट गया। क्योंकि आप वाटर देंगे तो केवल पर्टिकुलर इसी प्लांट्स को नहीं देंगे ना, उसके बाजू से जो वीड्स उग रही है उसको भी वाटर मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट तो उसमें भी गया ना, वीड्स में। आपने जो मेहनत लगाई वो भी गई, लैंड एरिया छोड़ा वो भी गया, ट्रांसपोर्ट, जो भी लॉजिस्टिक्स से लेकर लेबर से लेकर तमाम जो इन्वेस्टमेंट किए वो सारे इन्वेस्टमेंट आपके 44,000 स्क्वायर फीट के लिए थे और आपने केवल क्रॉप उगाई इतने एरिया में। इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं मैं आपको एग्रीकल्चर का। सो क्या हो रहा है, अगर हम आपको इसको डिवाइडेशन करके दिखाएं तो 60% आपने वीड्स उगाए, 40% क्रॉप्स उगाई, 40% आपने क्रॉप्स उगाई। और ये क्रॉप्स जो 40% है
इस 40% के भी 3 पार्ट्स हैं जो आपको इस चित्र में दिख रहे हैं। सो नंबर 1 ये आपको दिख रहा होगा रूट पार्ट, नंबर 2 ये दिख रहा होगा, और नंबर 3 ये दिख रहा होगा। अब आप हमें ये बता दो, इंडियन एग्रीकल्चर हिस्टोरी क्या बोलती है, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? फ्रूट से आएगा ना। अगर आप पैडी उगाते हैं तो पैडी में जो बाली आई है धन वहीं से आना है। अगर आपने मैंगो लगाया है उसमें जो फ्रूट्स आया है रेवेन्यू वहीं से आना है, करेक्ट ना। सो बेसिक पॉइंट की बात ये है कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना है, इसका मतलब ये पार्ट में भी तो इन्वेस्टमेंट लगा। धंधे का तो रूल ही होता है ना। धंधे का क्या रूल है? अगर 1 किलो दाल आप खरीदने जा रहे हैं और वो दाल आपको 200 रुपए की मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो 200 रुपए केवल दाल के हैं क्या? नहीं ना, पैकेजिंग के भी हैं, प्रिंटिंग के भी हैं, ब्रांडिंग के भी हैं, एडवर्टाइजमेंट के भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के हैं। सही है कि नहीं है? वो सब मिला के 200 रुपये। क्लियर हो रहा ना? तो ये सब मिला के ये 40% है, और रेवेन्यू आ रहा है यहाँ से, ना कि यहाँ से। तो अगर आप 40% को डिवाइड कर दें तो लगभग आपका 14% ये एवरेज, 14% ये, और 14% ये। क्लियर हो रहा ना? तो इसका मतलब ये है कि लगाया आपने 1 रुपीज़, लेकिन रिटर्न आपका 1 रुपीज़ नहीं आया, 1 रुपीज़ का नहीं आया, क्योंकि 1 रुपये आपका सही जगह लगा ही नहीं। आपका 1 रुपीज़ की जगह कितना रुपीज़ लगा पता है आपको? 14 पैसे लगे केवल आपके। अगर आप 1 रुपीज़ को 100 पैसा मानते हैं तो आपका 14 पैसा ही सही जगह लगा जहां से आपको रेवेन्यू आना था, और बाकी का 86 पैसा आपका वीड्स और बाकी की फालतू चीज़ों में लग गया। और जब फालतू चीज़ों में लगेगा तो वो रेवेन्यू में कैसे शामिल होगा? तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि 1 का 100 जब कुदरत दे रही है तो 1 का 100 वापस क्यों नहीं आ रहा, और हम इसी को समझते भी नहीं है। भाई ये जानते हैं हाँ 1 का 100 मिलता है, और ये कभी नहीं समझते कि क्यों नहीं आता हाथ में, वो जाता कहाँ है। तो यहाँ पर फॉल्ट है भाई, इस फॉल्ट को हमें सुधारना पड़ेगा, और इस फॉल्ट को हमने सुधारा है। ठीक है, और कैसे सुधारा मैं बताऊं आपको। हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी लेके आए, लेयर फार्मिंग की, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से इंस्पायर हुए, अपनी पान की पैतृक फार्मिंग से हुए, किसानों की बहुत सारी समस्याओं से हुए, रिसर्च किया 4 साल लगातार डेप्थ में गए, और जाके ये सारी चीज़ें निकाल के लेके आए। और हमने ये समझा कि जैसे इंसान का दिमाग अगर 100% विजी किया जाए तो कोई भी गलत चीज़ निकल के उसके दिमाग से नहीं आ सकती है, ऐसे ही अगर मिट्टी को 100% अगर विजी किया जाए तो उसमें से कोई भी घास और खरपतवार नहीं निकल सकती है। हमें हर चीज़ का विकल्प चाहिए, और विकल्प के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो हमने पहले जाके खरपतवारों को समझा कि ये सबसे पहले क्यों उगाते हैं। देखो, किसी के बारे में अगर आपको कोई चीज़ का तोड़ चाहिए ना, तो समझना तो पड़ेगा ना उसको, है कि नहीं है? तो समझा उसको। तो इनका लाइफ क्या है? तो 3 महीने का लाइफ होता है। ये नाइट्रोजन बेस्ड क्रॉप होती है, इनको बहुत फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये पत्ती वाली कैटेगरी में आते हैं सारे घास, ठीक है कि नहीं? X by Z बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर समझने की। हमने समझा और इसका तोड़ निकाला कि क्या वेजिटेबल फार्मिंग में इसका कोई तोड़ है? तो हमारे पास कुदरत ने बहुत सारे लीफी वेजिटेबल बना के दिए हैं, और लीफी वेजिटेबल इनका तोड़ है। हमारे पास स्पिनच है, हमारे पास कोरिएंडर है, हमारे पास एमेरंथस है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है कि नहीं? तो हम तोड़ लेके आए। तो हमने क्या किया, अब देखिए यहीं पर समझिए, ये तो हमारा ये मामला था। इसके अलावा हमने क्या किया, यहाँ पर मिट्टी के अंदर कुछ रूट्स दे दिए। यहाँ पर ये रूट्स जो है ना यहाँ पर डेवलप हुई, जो मिट्टी के पास खाली स्पेस था, और इसको हमने रूट क्रॉप बोल के ग्राउंड फ्लोर दे के इसको हमने रूट क्रॉप बोल दिया, रूट क्रॉप। और रूट क्रॉप जो है ना ज़मीन के अंदर 2 इंच की गहराई पे दे दिया, जिससे मिट्टी
के पास जो स्पेस खाली था उस स्पेस में वो रूट जोन फैल गया और उसने वहाँ से पोषण उठाना चालू किया और लगभग 20% वीट्स को नहीं होने दिया। अगर ये नहीं होता तो इसका खाना वीट्स खाता या इसकी जगह वीट्स ले लेता और वीट्स उगता और वीट्स को निकालने के लिए पैसे लगते। तो हमने उल्टा करके ये वाली क्रॉप मिट्टी को दे दी और ये क्रॉप देने से मिट्टी ने क्या किया, वो 20% खाना जो है ना उस फसल को देना चालू कर दिया, तो वीट्स आना उतना कम हो गए। अब ये क्रॉप को लगाने के पीछे बहुत बड़ा इसमें विज्ञान भी है, ऐसे ही नहीं लगा सकते हम क्रॉप। ये क्रॉप इसके साथ इसकी जमेगी कि नहीं जमेगी वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपस में नहीं जमी तो ये दोनों अच्छे से नहीं होंगे। तो वो प्रिंसिपल पे आपको समझाएंगे, थ्योरी पे समझाएंगे, मल्टीलेयर के कॉन्सेप्ट पे। तो हमने यहाँ पर ये दिया, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसा ढांचा क्रिएट किया कि ये जो पपाया की क्रॉप हमने लगाई, इस पपाया की क्रॉप के स्टेम को सीधा ग्रो होने दिया और 6.5 फीट के बाद में ये स्ट्रक्चर के ऊपर निकाल के इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक ऐसा जाल बनाया और यहाँ पर हमने बैम्बू लगाए और बैम्बू पे इस ढांचे को पूरा खड़ा किया और यहाँ पर एक हमने रूट क्रॉप क्रीपर्स क्रॉप लगाई और क्रीपर्स क्रॉप इस बैम्बू के सहारे ले जाके और हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल उसको फैला दिया। तो क्या हुआ, और 30% जगह एंगेज हो गई, मिट्टी और व्यस्त हो गई। अब उसको ये काम भी मिल गया कि ये क्रीपर्स भी उगानी है। सही है कि नहीं है? फिर हमने क्या किया, बाकी का जो छोटा मोटा इधर स्पेस था उसमें हमने क्या किया, ऑल टाइप्स ऑफ लीफी वेजिटेबल ब्रॉडकास्ट कर दिए, ऊपर से मिट्टी को पूरा कवर कर दिया कि तुम्हें घास उगाने से पहले ये मेथी का सीड दिया, ये उगाना है ये धनिया का बीज दिया, ये उगाना है। तो अब क्या है, देखो जब हमने वीड्स को समझा तो वीड्स जो है ना नाइट्रोजन बेस्ड क्रॉप होती है और इन वीड्स को नाइट्रोजन कोई देने नहीं जाता, ये अपने आप मिलती है। कब मिलती है? रेन का पानी के साथ में मिलती है। जब बारिश का पानी धरती पर गिरता है तब मिलती है। आपने साइंस पढ़ा होगा कि 40-70% इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है हमारी गैसेस में, करेक्ट ना? तो ये 70% तभी अर्थ पे आती है जब रेनफॉल होता है और उस रेनफॉल से ही घास को नाइट्रोजन मिलती है क्योंकि उसका मुख्य खाना नाइट्रोजन है और तभी जाके वो इतना बूस्टअप तरीके से उगती है कि आप पागल हो जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि इतनी भयानक तरीके से ये घास उग गई, क्रॉप तो दिख ही नहीं रही क्योंकि उसका तोड़ नहीं समझा आपने। और हमने तोड़ समझा तो हमने क्या किया, मॉडल को लगाने का टाइमिंग ही चेंज कर दिया। हमने फरवरी के महीने में ये मॉडल स्टार्ट किया, आने दो जुलाई में बारिश, आने दो नाइट्रोजन, हमारी वहाँ पर इतनी क्रॉप रहेगी कि नाइट्रोजन जैसे गिरेगी और ये क्रॉप बिल्कुल लपक लेगी, घास को देगी ही नहीं, उगने का मौका ही नहीं देगी, तो घास उगेगी ही नहीं। और आपको मैं बता दूं, इस मॉडल की वजह से हमने पूरे सरफेस पर लीफी वेजिटेबल्स को ऐसे कवर अप किया कि खरपतवार को उगने की हिम्मत ही नहीं हुई। टाइम भी चेंज कर दिया और खरपतवार जितने फास्ट उगते हैं उससे फास्ट उगने वाले लीफी वेजिटेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पर बोया गया। तो ये जब साइंस लगाया गया कि मिट्टी को हम कैसे व्यस्त रखें, कैसे एंगेज करें और उससे कैसे 100% का परफॉर्मेंस लें, ये करने से ये सक्सेसफुल हुआ मामला। तो अब देखिए यहाँ पर जो 60% वीड्स आ रहे थे जी, यानी कि 60 पैसा जो इन्वेस्टमेंट वीड्स पर लग रहा था, अब वो कहाँ कन्वर्ट हो गया? रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि अब ये 60% वीड्स की जगह पर लीफी वेजिटेबल्स, क्रीपर्स वेजिटेबल्स और रूट वेजिटेबल्स आ रहे, उससे हमें रेवेन्यू आ रहा है, वीट से हमें आ नहीं रहा था। तो हमने क्या किया, ये 60 पैसे को हमने रेवेन्यू मॉडल में बदला। अब आ जाते हैं हम ये 20% 40% पे। तो 40 में भी साहब 14 का डिवाइडेशन है। तो अब आप क्या कहने जा रहे हो, क्या आप पत्ती से और जड़ों से भी पैसे बनाएंगे? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाँ बनाएंगे। ये सच्चाई है, धंधा होता है भाई, ठीक है कि नहीं। एक सिंधी व्यापारी से हम मिले, हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमको बताया, बोले जो है ना देखो हम कैसे करते। मैंने कहा बताओ कैसे करते। एक संतरे की गोली आती है, आपको मालूम होगा, बचपन में खाई होगी आपने, छोटी सी ना। तो उन्होंने उसका एग्जाम्पल लेके हमको बोला, बोले जो है ना ये संतरे की गोली है, ये डब्बे में आती है, ये 100 रुपये का डब्बा आता है। और उन्होंने बताया 1 रुपये की 4 गोलियां हम बेचते हैं और ऐसे करके ये 100-400 गोलियां इसके अंदर रहती हैं। और बोले हम 1 की 4 ही बेच देते हैं, इतने की हम लाते हैं।
तो हमने बोला धंधा फिर कैसे बढ़ता है आपका, पैसे कहाँ से आते हैं, फिर कैसे आप पैसे बनाते हैं? तो बोले हम क्या करते हैं ना, 100 डब्बे खाली कर देते हैं दिन भर में, गोलियां निकाल के, गोलियां बेच के, और 100 डब्बे, एक डब्बा 10 रुपए का बिक जाता है। तो गोली से पैसे नहीं आते, डब्बे से आते। आप लोगों को अभी उठना तो नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट पूरा होएगा तो सही रहेगा ना, ठीक है। सो प्लीज, डब्बे से पैसे इसका मतलब ये है कि डब्बा गड़बड़ नहीं है, वो भी रेवेन्यू दे सकता है, करेक्ट ना। तो यहां पर ये चीज भी गड़बड़ नहीं है, ये रेवेन्यू दे सकती है, पर किसी ने सोचा ही नहीं। समस्या यहां पर है ना, न्यूटन ने जो है ना सोचा तो उसने आविष्कार किया, उसके पहले तो न्यूटन के जैसे तो नहीं सोचा ना किसी ने। तो इसमें बुराई क्या है कि अगर आप कुछ चीज सोच ले, इसमें बुराई क्या है? तो हमने सोच लिया कि यहां से भी पैसे बनाना है, तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं, और कर भी दिया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर इस बात का प्रमाण चाहिए हो तो आपको आयुर्वेद में जाना पड़ेगा, हमारी भारतीय पुरातन व्यवस्था में जाना होगा, और आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐसे किस्से और उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर ये समझ में आएगा कि किसी पेड़ की छाल चाहिए इसकी मेडिसिन के लिए। तो इससे क्या समझ में आता है, यानी कि उस पेड़ का फल काम का नहीं है, छाल काम की है, ठीक है कि नहीं। किसी पेड़ की जड़ चाहिए, उनने कहा किसी पेड़ की पत्ती चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, या दूसरा एग्जाम्पल भी आप सामने रख दो, इंसान को समझ लो। तो इंसान से पूछो भाई क्या है तुम्हारे अंदर इंपॉर्टेंट, तो वो कहेगा दिमाग है इंपॉर्टेंट सबसे पहले नंबर, क्योंकि ये चलता है तो ही सब कुछ होता है ना, ये जंक्शन पॉइंट है, डीपी है भाई, यही सब कुछ है। फिर थोड़ी देर में बोलेगा नहीं वो दिल भी काम का है, बोले ये धड़केगा तो ही बात बनेगी। फिर थोड़ी देर में आँखों पे आ जाएगा, ये होंगी तो ही दिखेगा। फिर जो है ना धीरे धीरे हाथों पे आएगा, ये होंगे तभी कुछ कर पाएंगे। धीरे 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 करके शाम को बोलेगा कुछ काम ऐसा नहीं है जो काम का ना हो, सब काम का है। इसका मतलब ये है कि अगर कुदरत ने कोई बॉडी बनाई है, बॉडी मतलब कोई भी ड्राइंग बनाई है, डिज़ाइन बनाई है, उस डिज़ाइन के अंदर जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल है उन सब का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, रोल है। क्लियर हो रहा ना? लीवर का अलग रोल है, किडनी का अलग रोल है, बराबर ना, दिमाग का अलग रोल है, आँखों का अलग रोल है। अब आप यही ह्यूमन बॉडी को प्लांट्स बॉडी में चले जाइए, तो प्लांट बॉडी को और ह्यूमन बॉडी को आप अलग मत समझना। अगर समझ रहे हैं तो गलती है हमारी, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से करेंगे चर्चा और बताएंगे आपको। तो ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी इज अ सेम बॉडी, तो उसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ें हैं, फंक्शन है, इंस्ट्रूमेंट हैं, उसका भी अपना नर्वस सिस्टम है, उसका भी अपना फूड लेने का तरीका है, सब कुछ है उसका अपना, ठीक है। सो बेसिकली उसका लीफ से लेके, फ्रूट से लेके, फ्लावर से लेके, स्टेम से लेके, छाल से लेके, रूट से लेके, सब काम का है, कोई भी चीज़ बेकार की नहीं है। सो बेसिकली हमने क्या किया, ये जगह से भी रेवेन्यू बनाने के लिए काम करना चालू किया। अभी तक 48 क्रॉप्स पर हम काम कर चुके, लास्ट 5 ईयर से इस पर हमारा बहुत डीपली अध्ययन चल रहा है। इसको आप वेस्ट मैनेजमेंट का भी नाम दे सकते हैं, या फिर आप क्रॉप रेसिड्यू वेस्ट का भी नाम दे सकते हैं, पर रेवेन्यू बनना चाहिए उससे। तो हमने क्या किया, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हम टर्मरिक उगाते हैं, हम जिंजर भी उगाते, बहुत 70+ क्रॉप्स उगाते हैं अपने फार्म पे। एक क्रॉप का एग्जाम्पल दे रहे, हमने टर्मरिक को समझा। टर्मरिक के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन हम केवल रूट पर ही, मतलब उसके कंद पर ही जाते हैं, और उसका पत्ती, उसका तना, उसका रूट जो है ना हम निकाल के सॉर्टिंग करके और फेंक देते हैं। अब फेंक के कुछ फार्मर्स तो जला देते हैं, कुछ तो वहीं छोड़ देते हैं, वहाँ पे वो ऐसे ही सब उड़ता रहता है, वेस्ट हो जाता है। हमने क्या किया, उसको पत्ती को एक सर्टेन टाइम पर हार्वेस्ट किया, जब वो येलो से ड्राई होने की स्टेज में होती है, और उसको निकाल के हमने छोटे छोटे टुकड़े बनाए, और टुकड़े करके हमने पानी में डाल के उसको बॉईल किया, स्टीम किया, और स्टीम करके जो निर्जलीकरण जो मेथड होती है, एक्सट्रैक्शन मेथड होती है, उससे हमने उसका पानी एक्सट्रैक्ट किया। और पानी एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ में उसकी बॉडी के अंदर जो ऑयल कंटेंट थे, वो ऑयल कंटेंट भी आए उसमें पानी के साथ। तो पानी भी आया और ऑयल भी आया, और ऐसा हमने 1 एकड़ की लीफ से जब किया तो अराउंड 3 to 4 लीटर ऑयल हमको मिला उस पत्ती के अंदर। और आपको मैं बता दूं, ये हैरानी की बात है, 1 एकड़ की पत्ती से 4 लीटर ऑयल एक्सट्रैक्ट अगर आप
पत्तियों से करते हो तो भारतीय बाजार में इसकी कीमत 10,000 पर लीटर है और इंटरनेशनल मार्केट में 20,000 पर लीटर है हल्दी के ऑयल की। यानी कि आप 1 लाख रुपए तक का रेवेन्यू उस पत्ती से बना सकते हो जो आप फेंक देते हो। अब आप कहोगे साहब वो उस समय पे अगर हम नहीं निकाल पाए तो, क्योंकि हमारा सवाल करने की तो हमारी आदत है ना, है कि नहीं? तो हमने उस पर भी काम किया, क्योंकि देखो जब तक आप अंतिम छोर तक काम को नहीं पकड़ के करोगे तब तक आप सवाल के घेरे में और खड़े रहोगे। तो हमने क्या किया, प्लान बी बनाया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऑयल नहीं निकाल पाए तो पत्ती को ड्राई हो जाने दो। ड्राई जब पत्ती हो गई तो आप कंद निकालोगे ना, और कंद निकालोगे तो पत्ती भी निकालोगे। तो पत्ती को आप पहले निकाल के रख लो और उसको ड्राई अच्छे से कर लो, और उसका जो हार्ड पार्ट है उसको आप अलग कर दो, और जो सॉफ्ट पार्ट है जो पत्ता है सेपरेट उसको आप अलग सॉर्टिंग करके और उसका वो कर लो। और इसको क्या करो, एक खोल में भर दो, एक छोटा सा खोल बनाइए कपड़े का, और उसमें ठूस ठूस के 20% रुई के साथ में भर दो। कोरोना जब आया तो हमारे दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ, इसको एंटीबायोटिक तकिए के रूप में लॉन्च किया जाए, और हमने किया। और 500 रुपीज़ का एक तकिया हमने लोगों को दिया, उसके फ़ायदे बताए, इस पे सिर रखेंगे तो मंद मंद अच्छी खुशबू आएगी, खुशबू आएगी तो नींद आएगी, नींद आएगी तो बहुत अच्छे सपने आएंगे। ठीक है कि नहीं? दूसरा, उनको कहा कि रात में तो आप मास्क लगा के सोते नहीं हैं, पर डर है कोरोना ऐसे तो नहीं करेगा कि आप सो रहे हैं तो ठीक है अभी नहीं डिस्टर्ब करते हैं, तो रात में भी आएगा। तो आप एक काम करिए कि तकिया रख के अगर सोएंगे तो एंटीबायोटिक जो इन्वायरमेंट आपके आसपास बनेगा उस वातावरण से शायद हो सकता है कि कोरोना आपके इर्द गिर्द ना घूमे रात को। सही है कि नहीं है? तो लोगों को ये 2-3 बातें समझ में आई। स्किन डिसीज नहीं होगी, एंटीबायोटिक है, बायोडिस्पोजेबल है, जिस दिन वो खत्म हो जाए उसका चूरा निकाल के गमले में डाल दो, एक प्लांट उगाएगा। तो बातें जब समझ में आई तो हमने तकिए बेचना चालू कर दिए, और 500 जो है ना रुपीज़ का एक तकिए का प्राइस रखा, और 1 एकड़ से हमने 200 प्लस तकिए बनाए, और हमने लगभग 1 से 2 लाख रुपए का रेवेन्यू हमने अपने प्लान बी से बनाया। अब आप कहो कि साहब उसी समय पे शादी निकल आई, अगर तो नहीं बना पाए तकिए तो पत्ते की स्मेल ख़त्म हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, तो प्लान सी भी बनाया। फिर हमने कहा एक काम करो, तो फिर इस पत्तियों का सारा चूरा बनाओ, इसकी डस्ट बनाओ, और इसकी डस्ट को जो है ना आप क्या करो, काउडंग के साथ में मिला के पेस्ट बनाओ, और उस काउडंग में आप लेमन ग्रास की भी पत्ती मिलाओ, नींबू की भी पत्ती मिलाओ, तुलसी की भी पत्ती मिलाओ, और इसमें मतलब जो है ना थोड़ा सा कपूर भी मिलाओ, मिक्स करके पेस्ट बनाओ। पेस्ट करके आप बत्ती बना दो। ये धूप बत्ती भगवान को भी अच्छा रहेगा, आपके घर के इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, अच्छा सुगंध भी आएगा, मच्छर भी भागेगा, और साथ में जो है ना इतना बढ़िया आपका मतलब एसेंशियल खुशबू जनरेट होगी कि वो एक अलग यूनिक होगा। तो धूप बत्ती बना दो। तो हमने वो धूप बत्तियाँ भी बनाना लोगों को सिखाया कि लास्ट प्लान सी ये भी है, और प्लान डी ये भी है कि इनकेस अगर फिर भी अगर कुछ मामला गड़बड़ होता है तो आप उन पत्तियों को बहुत बारीक डस्ट बना दीजिए, और फिर इस डस्ट को जो है ना बहुत और सारी चीज़ों के साथ में मिला दीजिए, जैसे कि आम का पत्ता हो गया, फिर आपकी नीम का पत्ता हो गया, या बहुत सारी ऐसी पत्तियां, या जो भी एग्रीकल्चर का छोटा मोटा वेस्ट होता है, टहनियाँ डालियाँ, उन सबको छोटे छोटे टुकड़े करके सबको मिक्स करके, और अपना जो भी है वीट है आपका जो चावल है और जो भी है ये सब मिला के मिक्स करके उसका हवन सामग्री बना दीजिए, तो वो भी 200 रुपीज़ kg जाएगा। तो ऐसे करके ये पॉइंट तक उसको नहीं छोड़ना कि जब तक वो रेवेन्यू मॉडल में ना बदले। कुल मिला के हमारा मकसद है इसको पीछे पड़ने का, इससे रेवेन्यू आना चाहिए। अगर ये पॉइंट से रेवेन्यू नहीं आया तो हमारा इन्वेस्टमेंट 14 और 14 मिला के 28% तब भी लॉस में जाएगा, और ये धंधे का वीक पॉइंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ 40% को 100% 40% में लेके आए। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 60 पैसे का और 40 पैसे का, अभी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा था कितने का, केवल 14 पैसे का। और 14 पैसे के हिसाब से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कितना होगा, अगर 100 गुना कर दें तो 1400 होगा ना। 1400 पैसे आपके रिटर्न आ रहे थे कुदरत के सिद्धांत के मुताबिक, और अब हम यहाँ पर 100 पैसा रिटर्न कर रहे हैं, और हमारे पास सीधे 10,000 पैसे रिटर्न आ रहे हैं। आपके आ रहे थे 1400 और हमारे आ रहे 10,000। कितना बड़ा गैप है।
यहीं सुधर जाती है खेती की व्यवस्था पूरी और रेवेन्यू आने की। अब इस पूरी कहानी में आप ये बताइए कि हमने प्रेशर दिया क्या मिट्टी को? मिट्टी को बोला ज़्यादा काम करो, मिट्टी को कहा कि नहीं मतलब जो है ना खूब दवाई ले लो, खूब खाद ले लो और ज़्यादा उगा के दो? कुछ नहीं बोला। जो दे रही है वही तो हम ले नहीं पा रहे। सही है कि नहीं है? और हम कहते हैं साहब प्रोडक्टिविटी कम होती है, रेवेन्यू नहीं जनरेट होता है, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए आपको ये चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, तो जाके इकोनॉमिक्स जब आप समझेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। अब आप देखिए इंडियन एग्रीकल्चर फार्मर्स की हिस्टोरी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों हमारा ये धंधा लॉस में है, क्यों कोई नहीं फार्मिंग में आता। इसलिए क्योंकि हम 14 पैसे का लगाते हैं 1 रुपये, यानी कि 100 पैसे लगा रहे हैं और रिटर्न बन रहा है 14 पैसे का, और रिटर्न उतना ही बन रहा है जितना 1 का 100 कुदरत देती है, यानी कि 14 पैसे का 1400 बना। ठीक है, अब ये 1400 जो बना, ये 1400 आपके हाथ में नहीं रहने वाला, कहाँ जाएगा? तो ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, सब बट जाएगा ये। तो 1400 का आपका बटा के मुश्किल से 100 बचेगा आपके पास, 100 पैसा। आपने 14 पैसा लगाया, 100 पैसा आया, तो 2 ही 3 गुना आया ना, 4 गुना 5 गुना। ठीक है, अब आपको अपनी भी मजदूरी निकालनी, अगर वो निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है कि नहीं? और ऊपर से फिर आप क्या करते हो कि जो आपने 1000 पैसा, अभी तो आपने क्या किया, 100 बचा आपके पास और 1000 पैसा इस बाजार में बांट दिया, खाद में, बीज में, दवाई में, पानी में, इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, लेबर में, सब में बांट दिया 1000 पैसा। ठीक है, अब आपके पास 100 पैसा बचा था, वो आपकी आय है, करेक्ट। अब इस 100 पैसे को आपने 1000 पैसे को दे दिया कहाँ पर? बाजार में। बाजार ने इसको इंडस्ट्री में ले लिया और इस 1000 पैसे को 5000 पैसे में उन्होंने बदल दिया। बात समझ में आ रही? कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे आपने हल्दी उगाई, हल्दी का ही बात करते हैं, और हल्दी को उगाने के लिए आपने 1 रुपए का खर्चा किया और आपको कितना मिलना था? 100 रुपये मिलने थे हल्दी से, लेकिन यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 14 पैसे का ही सही जगह लग पाया और आपको उसके 100 के हिसाब से 1400 पैसे की हल्दी पैदा हुई। 1400 पैसे की हल्दी में आपको चूंकि इन सब लोगों के पैसे देने थे, तो आपने बाजार को 1000 पैसे की हल्दी बेच दी। 1000 पैसे की हल्दी से इन सब का हिसाब कर दिया आपने, अपने पास 100 पैसा बचा लिया। ये आपका प्रॉफिट है, करेक्ट ना? अब ये जो 1000 पैसे की हल्दी बाजार गई, ये 1000 पैसे की हल्दी बाजार में जाके मूव होगी, पहले ट्रांसपोर्टेशन में जाएगी तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पैसे बनाएगी, वो 1000 पैसे से उसको 1200 पैसे में कर देगी। फिर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक किसी फैक्ट्री में चला के उसको दे के आएगी ट्रक में भर के, फिर वहाँ पर उस हल्दी का प्रोसेसिंग होगा, उसका धुलाई होगा, तो एक इंडस्ट्री लगेगी, एक मशीनरीज लगेगी, तो उसको पैसे जाएंगे। फिर उसकी छिलाई होगी, एक इंडस्ट्री लगेगी, उसको पैसे जाएंगे। फिर उसकी कटाई होगी, एक अलग मशीन लगेगी, उस इंडस्ट्री को पैसे जाएंगे। फिर उसकी बॉयलिंग होगी तो बॉयलर लगेगा, बॉयलिंग इंडस्ट्री को पैसे जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वो ड्राई होगी तो ड्रायर इंडस्ट्री को पैसे जाएंगे। फिर उसके बाद वो परप्लाइजिंग होगी, पिसाई होगी, तो उस इंडस्ट्री को पैसे जाएंगे। और पिसाई के बाद में उसकी ब्रांडिंग होगी, उसकी मार्केटिंग होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, उसकी प्रिंटिंग होगी। प्रिंटिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इन सारी इंडस्ट्रियों को भी पैसे बटेंगे। और उसके बाद जो है ना, फिर वो C&F में आएगा, C&F से फिर होलसेल में आएगा, फिर रिटेलर में आएगा, और फिर ठेले पे आएगा। और ठेले पे ये 1000 पैसे की चीज़ 5000 से 10,000 पैसे में बदल जाएगी, और ये 10,000 पैसे की चीज़ ये आपके 100 पैसे को खर्चा करवाएगी जो आपने बचा के रखे। समझ में आ रहा ना? हमारे पास 5 रुपए बचे हैं, लेकिन अब इस 5 रुपए में हमें भी तो हल्दी खरीदनी है ना घर के लिए। नहीं समझे आप? हमें भी तो धनिया का पत्ता लेना है ना, हमको भी तो जीरा लेना है ना। तो क्या करेंगे, इसी बाजार को हम वापस दे देंगे कि अच्छा ठीक है, जितना दे दिया उसमें संतुष्टि नहीं है, जितना आप बचा है वो भी ले लो। तो क्या हो रहा है,
किसान बेचारा इतनी मेहनत करता है, एक के 100 बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके हाथ में धंधा ही नहीं रहता, ना पैसा रहता है। इसलिए ये धंधा जो है ना सबसे ज़्यादा लॉस का काम बना हुआ है। अब इस धंधे में कुछ परिवर्तन करना है तो 3 जगह काम करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स के अंदर आते हम इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट हमारा सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है उस पे जाना है, और हमें जो है ना इसका 100% जो हमने लगाया उसका 100% हमको रेवेन्यू वापस लेना है। यानी कि 100% के लिए मिट्टी को हमें 100% एंगेजमेंट देना पड़ेगा, और 100% एंगेज देने के लिए आपको टेक्नोलॉजी लेयर फार्मिंग अडॉप्ट करना पड़ेगी। उसका एजेंडा, उसका फार्मूला, उसका प्रिंसिपल हम आपको समझाएंगे। वो होने के बाद आपको क्रॉप वेस्ट मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा, जो कि ये समझाएगा कि ये जो रेसिड्यू हैं क्रॉप के, ये भी रेवेन्यू में बदल सकते हैं, और ये जब दोनों मिला देंगे आप तो 100 का 100% आपको रिटर्न बनेगा। अब जब 100 का 10,000 पैसे आपके पास आएंगे तो कितना बड़ा अमाउंट आ गया आपके पास, सही है कि नहीं है। और फिर हमने सबसे पहले नंबर एजेंडे को क्या नाम दिया, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हम इनको नहीं बांटने वाले पैसे, इनको हम पैसे नहीं बांटेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये जो यहां पे 1000 पैसे इन्होंने बांट दिए, वो हम 10 पैसे 20 पैसे बांट के और छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों में हमें बांटना पड़ेगा। जैसे कि हमें लेबर देना पड़ेगी, थोड़े बहुत लॉजिस्टिक करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर मेजर फैक्टर सीड्स, फर्टिलाइजर एंड मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, इन सब में हम 70 to 80% अपना रेवेन्यू बाजार को देने से बचाएंगे। सस्टेनेबिलिटी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है। सो हमने क्या किया, बाजार को 1000 देने में भी मना कर दिया, 20-25 दे के फ्री कर दिया। अब जो हमारे पास 10,000 बचा था, अब हमने कहा कि भैया जब आप 1000 दे के 10,000 बनाते हो तो कौन सी अक्कल का काम करते हो, रॉ मटेरियल तो हमसे ही लेते हो ना। बताइए, अगर कॉटन बाजार में ना जाए तो किसी इंडस्ट्री की ताकत है कि वो कपड़ा बना दे, बताइए। अगर गन्ना खेत से निकल के बाजार ना जाए तो किसी दुकानदार की हिम्मत है कि मिठाई में मिठास लेके आ जाए, बताइए आप, है क्या, नहीं ना। अगर मान के चलो आपने कोई भी ऑयल सीड्स क्रॉप उगाया, अगर वो बाजार ना जाए तो किसी ब्रांड की ताकत है कि वो अपने ब्रांड में तेल बेच दे, नहीं ना। हर चीज़ का जवाब नहीं है तो रॉ मटेरियल तो आपके पास है ना। जब आपके पास ऑयल सीड्स क्रॉप है तो तेल बना दो, बाजार को तो तेल ही चाहिए, सही है कि नहीं है। अगर आप वीट उगा रहे हैं, पैडी उगा रहे हैं, तो लोगों को दलिया चाहिए, आटा चाहिए, तो खुद बना दो। क्या रखा उसमें, मशीन चाहिए, मशीन ले लो। लोग चाहिए, प्रोफेशनलिज्म लेके आओ, सही है कि नहीं है। आप अपने बच्चों को जो कहते हो ना कि फलानी फलानी इंडस्ट्री में जाके बेटा जॉब कर लो, उससे कहो कि जॉब यहीं लेके आ जाओ, इंडस्ट्री भी लेके आ जाओ, खत्म। यही करने की जरूरत है, तभी भारत की एग्रीकल्चर ऊपर आएगी, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हमें यही करना पड़ेगा और वो करना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल आपका है भाई, उस पर किसका एक अधिकार है, बताइए आप, किसका एक अधिकार है। हम गेहूं नहीं बेचेंगे, आटा बेचेंगे, दलिया बेचेंगे, बात खत्म हो गई। जिसकी जरूरत होगी लाइन लगाएगा, क्योंकि खाना तो वही है, सही है कि नहीं है। अब ये बहाना बनाना छोड़ दो, साहब की गेहूं बिकता बाजार में, दलिया नहीं बिकता और आटा नहीं बिकता, बोले आटा कौन खरीदेगा। तो ये देखो, थोड़ा कहीं ना कहीं कसरत करना पड़ेगी, है कि नहीं है। थोड़ा सिस्टम को हिलाना डुलाना पड़ा। आप सोचो कि बस केवल सोचने से हो जाए तो नहीं होगा। ये पहाड़ जैसी व्यवस्था है, इसे तोड़ना पड़ेगी, धक्के से तोड़ो, लात मार के तोड़ो, जेसीबी से तोड़ो, जैसे बनती है वैसे तोड़ो, पर ये तोड़ना पड़ेगी, तभी भारत की कृषि समृद्ध हो पाएगी। और अगर हम ऐसे ही सोचते रहे ना तो कभी कुछ नहीं होएगा। लोग आपको यूज़ करते रहेंगे, आप करिए दिन रात मेहनत। लोग जो है ना आराम से सो रहे हैं, इसी में बैठे हुए हैं, आपसे मेहनत करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा जिस दिन कमा लेगा तो हम इससे ले आएंगे पैसे। तरीके बहुत सारे हैं। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। तो कुल मिला के हमें इस जंजाल से बाहर निकलना है। हमने 100 का 1000 बनाया, 10,000 बनाया, 10,000 को हमने लाख में बदल दिया। यहाँ
क्योंकि इसका 10 गुना पूरा प्रोसेसिंग, जो भी हमारा फार्म पे रेवेन्यू हम बनाते हैं, जो भी प्रोड्यूस करते हैं, उसका 1 रुपए का भी माल हम बाज़ार में ऐसे डायरेक्टली नहीं देते, उन सब को हम प्रोसेस करते हैं। और उसके लिए आपको पता है 2 लाख से भी कम की मशीनरीज है हमारे पास, कुछ हमने खुद बनाई है, कुछ R&D किया हमने। 2 लाख से भी कम की मशीनरीज में 200+ प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम, और 70+ क्रॉप्स उगाते हैं। अगर ये मॉडल एग्जाम्पल में है आपके सामने तो रिप्लिकेट होना चाहिए, यहाँ टेक्नोलॉजी के रूप में और उधर डायरेक्ट प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट के रूप में। और ना ही हमने बेचने के लिए कोई मेहनत किया, क्योंकि बेचने का अपना एक अलग सिद्धांत है, वो मार्केटिंग के सिद्धांत पे हम आपको समझाएंगे इस सेशन के दौरान। तो बेसिक पॉइंट की बात ये है कि हमें अपना इकोनॉमिक्स पर काम करना है। ये काम करेंगे तो रेवेन्यू खेती में 100 का 100% आपको दिखेगा और आएगा। और इकोनॉमिक्स पे काम नहीं किया, खेती में काम किया, तो कभी नहीं दिखेगा प्रॉफिट। फिर वही है, उन्होंने कहा साहब जो है ना वो तो लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी सामने। सो ये इकोनॉमिक्स को समझने के लिए और समझाने के लिए हमको 16 साल लग गए, और बहुत सारा श्रम और धन लग गया, और बहुत सारा दिमाग लग गया, तब जाके आज हम इसको समझ पा रहे हैं और फिर आपको समझा पा रहे हैं। और कहाँ परिवर्तन क्या करना चाहिए और क्या समाधान के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमने समझा इकोनॉमिक्स। दूसरा पॉइंट समझना है हमें काम करने का तरीका, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उस तरीके में बदलाव करना है। तीसरा पॉइंट समझना है हमें समग्र विकास का मॉडल। ये 3 पॉइंट हैं जो हमें समझना है इस पूरे सेशन के दौरान, और कुछ पॉइंट हैं जो एक्शन लेने हैं, माने कि करने हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर हमें मल्टी लेयर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अपनाना है, अडॉप्ट करना है, मतलब करना है, ये एक्शन प्लान है। वाटर एंड सॉइल पर काम करना है। ये है कि हम जो आज खुद मिट्टी को फूड देते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में, केमिकल्स के रूप में, उन सब के हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ, इस सिद्धांत से आप बाहर नहीं आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। अभी ये बहुत लंबी और गहरी बात है, पर अभी यहाँ पे क्लब करेंगे तो विषय से हम भटक जाएंगे। लेकिन इतना तो हम बता ही देते हैं कि ये जो मूल सिद्धांत है उससे हम बाहर नहीं आ सकते हैं। और मूल सिद्धांत क्या है कुदरत का? रिसाइकलिंग होना। क्लियर हो रहा है ना? हम सब भी रिसाइकिल हो रहे हैं इस अर्थ पर। हम पैदा होते हैं, हमारे अंदर जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, अर्थ तत्व और होल यूनिवर्सल तत्व, ये सब हमारी बॉडी को बनाते हैं। और जब हम डिस्पोज होते हैं तो ये सारे यूनिवर्सल तत्वों में वापस मिल जाते हैं और फिर नया बॉडी का सृजन होता है। तो क्या हो रहे हैं आप? इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रिसाइकिल। ठीक है। अगर इस धरती पर फॉरेस्ट लाखों वर्षों से खड़े हुए हैं तो वहीं पर वो बीज आ रहे हैं, उनका पत्ता बन रहा है, उनका जड़ बन रहा है, पेड़ बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, फिर धीरे से उसकी डाली टूट रही है, डाली जमीन पे गिर रही है, उसका खाद बन रहा है, फिर वापस वो सृजन में शामिल हो रहा है। ये लाखों वर्षों से चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को रिसाइकिल बोलते हैं। ठीक है। तो कुदरत का सिद्धांत है रिसाइकिल होना। तो इसी सिद्धांत के मुताबिक हम आपको क्या कह रहे हैं कि अगर किसी प्लांट्स को फूड चाहिए जो कि आप केमिकल तरीके से अभी देते हो, उसी प्लांट्स को अगर आपको सही परफॉर्मेंस और जैविक और प्राकृतिक तरीके से लेना है तो रिप्लेसमेंट ऑफ फूड आपको देना पड़ेगा। जो केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा डाल के आप मिट्टी की ज़रूरत पूरी करते हो, वही मात्रा आपको प्राकृतिक खाद डाल के मिट्टी की ज़रूरत को पूरा करना है। और जिस दिन आपने ये कर लिया तो बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस मतलब प्रोडक्टिविटी डाउन नहीं होगी। ठीक है। तो इस सिद्धांत पर हम लोग डीप में बात करेंगे। फिर 5वां सिद्धांत है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों को रहने की व्यवस्था। ये आपके फार्म पर होना चाहिए, क्योंकि खेती आप नहीं करते हैं, प्रकृति के बहुत सारे जीव होते हैं, वही इस पूरे ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं। उसमें चिड़िया भी शामिल है, मधुमक्खी भी शामिल है, भौरे भी शामिल है, बैक्टीरिया भी शामिल है, वायरस भी शामिल है, और ना जाने इतने कितने जीव हैं जिनका हम नाम नहीं जानते, जिनका आप नाम नहीं जानते, वो सब भी शामिल हैं। और उनका काम है मिट्टी को बीज मिलने के बाद में उसमें पोषण लेके आना, उसमें कौन सा तत्व लेके आना, उसमें ऑयल कंटेंट लेके आना, उसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, गंधक, क्या क्या चीज़ लेके आना। ये प्लानिंग और डिज़ाइन और प्रोग्रामिंग
बहुत सारे बैक्टीरिया और जीवों को कुदरत ने दे रखी है। जब वो ये लोग काम करते हैं तब जाके किसी फल में या किसी पौधे में फ्रूट्स आते हैं, उसमें टेस्ट आता है, उसमें रंग आती है, उसमें गंध आती है, उसमें सुगंध आती है, और संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था ये चलती है। हमें क्या लगता है ये हवा अपने आप आती है? नहीं, इसके पीछे प्रोग्रामिंग है कुदरत की, है ना। बहुत सारे उसने बैक्टीरिया बनाए, बहुत सारे वायरस बनाए। जो भी संसार में घटित हो रहा है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के पीछे बड़ी प्लानिंग के साथ में इस संसार में काम हो रहा है। और वो सारा काम कौन कर रहा है? प्रकृति के जीव कर रहे हैं, जो हमें दिखते नहीं है पर वो करते रहते हैं। जैसे केंचुआ बेचारा काम करता रहता है, स्कूल नहीं गया आज तक, एक क्लास भी नहीं पढ़ा, लेकिन सोचिए बचपन से लेके सारी उम्र वही काम करता है जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया। एक बार भी उसने नहीं किया कि नहीं जाओ आज हम खड्डा नहीं खोद रहे, आज तो हम फिल्म देखने के लिए जाएंगे। सोचिए आप जरा, कितने ऑर्गेनाइज और कितने डिसिप्लिन है ये सारे जीव। जो काम दिया है वो वही काम करते हैं, जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं करते। और उनके बच्चे आते हैं तो उनको भी नहीं पढ़ाना पड़ता है, बेटा पढ़े हो, होल बनाओ, ऐसे बनाओ, नहीं, तुरंत लग जाते हैं। और सोचिए कितना डिसिप्लिन तरीके से वो होल बनाते हैं। हमें कुदरत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर हम मनुष्य जो है ना, कहाँ सीखने के लिए जाते हैं? संस्थानों में सीखने के लिए जाते हैं। और वहाँ पता नहीं, अब मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको सीखना ही है तो आप कुदरत से जुड़ के सीखिए। कुदरत अपने आप में यार इतना बड़ा विश्वविद्यालय है कि संसार के सारे विश्वविद्यालय उसके अंदर समाये हुए हैं। अगर इंसान को ऑर्गेनाइज होना सीखना है तो आप एक केंचुए से भी ऑर्गेनाइज होना सीख सकते हो। कितना डिसिप्लिन रहता है, बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना छुट्टी मारे, दिन रात 24 घंटे। उसके पास ये वक्त भी नहीं है कि आपने हमारे बच्चों को मार डाला तो अब आज हम काम नहीं करेंगे, दुख मनाएंगे, तब भी वो काम करता है। इतना डिसिप्लिन और निस्वार्थ भाव से अगर काम करने वाले सिस्टम को कुदरत ने बनाया, तो हम मनुष्य जैसे लोग क्यों उस सिस्टम को खराब कर रहे हैं? कितनी एडवांस लेवल की एजुकेशन है हमारी कि हम इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा, हम उसी सिस्टम को डैमेज करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे एजुकेशन का भी कोई लाभ नहीं है और ना ही ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं है। ये इसको हम एक लाइन में बोलते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट। ठीक है, वही आपने अभी तक किया है और अभी वही लोग कर रहे हैं। ठीक है, पर जिसको जब समझ में आ जाए, चेतना जो है ना, कईयों को बचपन में आती है, कईयों को थोड़ी उम्र के बाद आती है, और कईयों को जो है ना बहुत उम्र के बाद आती है, और कईयों को जो है ना बिल्कुल एकदम जाने के समय पे याद आती है। ठीक है, और कईयों को उस समय पे भी नहीं आती है। तो आप अपनी कैटेगरी डिसाइड करिए और इस बात को गंभीरता से समझिए। ठीक है, तो जीवों की रहने की व्यवस्था अगर आपके फार्म पर होती है तो 100% की बात आप मानिए, आपका स्प्रे खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूं, एक फार्मर हूं, 28 एकड़ में खुद खेती करता हूं। आज से 4 साल पहले तक, यानी कि 4 साल, लास्ट 4 ईयर से हमने कोई भी अपने फार्म पे स्प्रे इस्तेमाल नहीं किया। सोचिए अब आप, ये कैसे पॉसिबल है? ये आप सुनने में कहोगे आप ये ऊट पटांग बात कर रहे हो। प्राकृतिक खेती करने जाओ तो सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं, क्योंकि वहाँ तो आप केमिकल से मार देते हो, यहाँ तो मारने भी नहीं होता। तो ये कैसे कंट्रोल किया? ये प्रकृति की व्यवस्था को सेट करके कंट्रोल किया, क्योंकि ये कीड़े मारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कीड़े की मारने की जिम्मेदारी भगवान ने किसी और को दी रखी है, उसको ही मारने दो। मांसाहारी 60 से भी ज़्यादा 60+ बर्ड्स बनाई हैं कुदरत ने, बर्ड्स, जिन बर्ड्स को एक ही काम दिया है, तुम्हें इल्लियों को खाना है। अब हम उनको भी नहीं खाने दे रहे, दवाई मार के आते हैं तो उनको भी भूखा रखते हैं, और इधर इनकी हत्या अपने सिर पे लेके आते हैं, उधर हम बच्चों को नेगेटिव खाना खिलाते हैं और फिर जाके भगवान के सामने प्रणाम करते हैं। उनको नारियल फोड़ते हैं, उनको अगरबत्ती दिखाते हैं। उनको आपके नारियल और अगरबत्ती से क्या लेना देना यार? उसने संसार बनाया है, तुम्हें बनाया है, उन सबको बनाया है। उसको लेना होगा तो वो ऊपर के ऊपर पेड़ से ले लेगा ना। ये सच्चाई है ना। क्यों हम आडंबर में फंसे होते हैं ना? क्यों हम वास्तविकता में जिंदगी को नहीं जीते हैं? हाँ, उसकी बनाई सत्ता की तो हत्या करके आए और उसके सामने फिर हाथ जोड़ रहे, तो वो आपको ब्लेसिंग्स करेगा या ये बोलेगा कि तुमसे बड़ा मूर्ख हमने नहीं पैदा किया, गलती की तुम्हें पैदा करके। तो देखो, आपने भगवत गीता पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो मुझे नहीं पता, हमने भी नहीं पढ़ी, लेकिन एक लाइन उसकी हमें पता है, और वो एक लाइन पता है क्या है? जीवो रक्षा परमो धर्मा।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से ये बात कही है, जीवों की रक्षा ही इस धरती पर सबसे बड़ा धर्म है। अब ये बात क्यों कही उन्होंने, अगर ये समझने बैठ जाओ तो जब आप खेती करोगे और ये बात समझोगे तो समझ में आएगी। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सारी सृष्टि जो है ना, भगवान हर जगह जाके नहीं चला सकता। नहीं समझे आप? यहाँ पे खड्डे में पानी रिचार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जिम्मेदारी देखने के लिए भगवान इधर नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है और नहीं जाने इस ब्रह्मांड में कितने अर्थ हैं। तो वो कहाँ कहाँ जाएगा ये चेक करने के लिए कि वो वहाँ पे पानी रिचार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसने क्या किया, केंचुए को बना दिया और उसने वो जिम्मेदारी दे दी कि तुम्हें यही काम करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, खत्म है, वो आराम से बैठे हुए हैं, काम हो रहा है। आप समझ में आ रही ना बात? तो ऐसे अर्थ पर सारी चीज़ों को संचालित करने के लिए कुदरत ने बहुत सारे अलग अलग जीव बनाए। ये सारे जीव हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, क्योंकि यही संसार चला रहे हैं और इन्हीं के चलाए हुए संसार का हम उपभोग कर रहे हैं। खुली हवा में सांस ले रहे, भोजन कर रहे, आज़ादी से घूम रहे, सब कुछ कर रहे, पर हमारी इनके प्रति तो कोई श्रद्धा होती नहीं है और उल्टा हम इनको मारते और हैं। और फिर मारने के बाद एक नेक काम वो करते हैं, मंदिर जाके कि भगवान के सामने प्रणाम करते हैं। तो ये सब मत करो। अगर आपको कोई काम करना ही है, वास्तविकता में ईश्वर को प्रसन्न करना ही है, तो उसकी बनाई सत्ता का सम्मान करो, उसके द्वारा बनाए गए जीवों को और उसकी रचना का सम्मान करो। वो अपने आप प्रसन्न होएगा, क्योंकि उसको संसार चलाना, और संसार चलाने के लिए उसने ये बनाया। अब आप उसकी सत्ता का तो निरादर कर रहे हो और फिर उसके सामने जो है ना आप हाथ जोड़ रहे हो, तो ये गलत बात है। आडंबर में मत पड़ो, वास्तविकता में काम करो। बायोडाइवर्सिटी हमारी खेती का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीवों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। कोई भी जीव आपके लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, आप उसको जाके प्रणाम करो और उसके प्रति श्रद्धा जताओ आप, क्योंकि ये लोग अगर नहीं होते ना तो धरती पे पानी रिचार्ज नहीं होता, और पानी रिचार्ज नहीं होता तो पानी को छानने वाले लोग जो धरती के अंदर लगे हैं, अगर वो अपना काम बिगाड़ दें तो आपको इतना गंदा पानी मिलेगा कि एक दिन में पूरे अर्थ के लोग मर जाएंगे। लेकिन ये सारे जीव निस्वार्थ भाव से क्या करते हैं, पानी के टॉक्सिन्स अलग कर करके आपके वाटर बॉडी में प्योर वाटर लेके आते हैं। कितना काम हो रहा है यार डीप में, समझिए आप। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग पेपरबाजी में फंसे हुए हैं हम लोग, और जो है ना इधर का उधर, उधर का इधर, उधर ये करने में लगे हुए हैं। वास्तविक काम अगर कोई कर रहा है तो प्रकृति के सारे जीव कर रहे हैं, और हम मनुष्यों को संस्थानों में जाके सीखने की बजाय इन जीवों के पास जाके बैठना चाहिए, समझना चाहिए, तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। और हम गए नहीं हैं संस्थानों के पास तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कि हमें कुछ पॉइंट अडॉप्ट करने हैं, और सबसे पहले नंबर अडॉप्ट करनी है हमें क्या, समझ। इस समझ को हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। ये फार्मिंग में बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी फार्मर से बोलते हैं कि भाई देखो, कोई भी काम आप कर रहे हो बिना समझ डाल के मत करो। ये समझ लिया, ये समझ में आ गया, ये कर लिया, ये भी समझ में आ गया, पर इन दोनों चीज़ों को बिना अंडरस्टैंडिंग के मत करो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आप और आप अपने काम के बीच में एक ऐसी साझेदारी तैयार करें कि काम आपसे जुड़ जाए और आप काम से जुड़ जाओ। क्लियर हो रहा ना? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तेंदुलकर साहब को सब लोग जानते हैं, क्रिकेट के भगवान बोले जाते हैं। उनसे अगर इंटरव्यू लेने जाएंगे, आप पूछेंगे साहब आप कैसे सफल हुए, ज़रा बताइए, तो वो कहेंगे मेहनत चाहिए, ईमानदारी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, और भी कुछ कुछ, ठीक है कि नहीं? पर सही बात नहीं बोल पाएंगे। हम बोल देते हैं आपको सही बात। सही बात यह है कि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो आपके काम के पीछे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। दुनिया के कितने भी ईमानदार व्यक्ति हों, कितने भी मेहनती व्यक्ति हों, कितने भी हार्ड वर्कर हों, कितने भी जो है ना डेडिकेटेड हों, कितने भी आप कुछ भी हों, अगर आपकी समझदारी अगर तैयार नहीं हुई काम के पीछे तो सफल नहीं हो पाएंगे। और ये एग्जाम्पल उनके ऊपर भी लागू होता है। अगर वो बहुत ईमानदार हैं और बैठ गए, मैच चालू होना 10 बजे से, खड़े हो गए 9 बजे, ईमानदार हैं काम के प्रति, मेहनती हैं, रात भर मेहनत की, समझ में आ गया, सब कुछ किया, लेकिन जब बॉल फेंकी किसी ने तो अब उनको ये नहीं आ रहा समझ में कि हमें बल्ला कब और कहाँ मारना है। क्लियर हो रहा ना? तो डेडिकेशन क्या करेगा बताइए आप, ईमानदारी क्या करेगी, हार्ड वर्क क्या करेगा? हार्ड वर्क तो वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है कि बॉल आने के पहले ही आप जो है ना घुमा दो बल्ला, क्योंकि आप हार्ड वर्कर हैं। सही है कि नहीं है?
तो यहां पर क्या रोल प्ले करता है? गोल करने के लिए, गोल करने के लिए अंतिम चीज चाहिए समझ, कि अब हमें ये काम कब करना है। और ये समझ दुकान पे तो मिलती नहीं है कि लेके आ गए 1 किलो समझ दे दो। ये समझ 2 चीजों से आती है, या तो दिमाग खाली हो और लोगों के अनुभव ले लो, इसमें कंडीशन है लोगों के अनुभव लेने के लिए दिमाग खाली होना जरूरी है। लोगों के अनुभव हम तभी ले पाते हैं जीवन में जब अपना दिमाग ब्लैंक रखें। अगर अपने दिमाग में अगर कुछ है कि नहीं आप साहब जो बता रहे वो हमें पता है, तो जीवन में कभी आप अनुभव नहीं ले सकते। ये सॉलिड बात बोल रहा हूं। और दूसरा आती है ठोकर खाने से, और ठोकर खाने के लिए आपको चाहिए वक्त, और आपके पास है अगर 10-15 साल का वक्त तो खाइए ठोकर, और फिर आएगा अनुभव और आएगी समझ। इससे बेटर है कि हम जैसा आदमी जो ठोकर खा के आ चुका है एक समझ लेके, उससे आप ले लो और आप वो 15 साल बचा लो और सीधे आप आगे बढ़ जाओ। दोनों ही ऑप्शन आपके साथ में है और आपके सामने है, चूज आपके लिए करना है, पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिना समझ के काम खेती में नहीं होगा। अच्छा आप ये बताओ, आप मेहनती बहुत हैं, ठीक है, ईमानदार है, डेडिकेटेड है, लगन है, सब कुछ है, और आपने वही क्रॉप उगाई जो बाजार में 2 रुपए किलो बिक रही है, तो सफल होंगे कि नहीं होंगे? आप कैसे होंगे बताइए? आप मेहनत बहुत की, उन्होंने कहा साहब 20 कुंटल अनाज पैदा किया और जाके दे के आए तो 200 रुपए कुंटल बिका, लगाए यहां 40,000 मिले 4,000। तो ये क्या है? आपकी समझ में कमी है। आपको ये समझना चाहिए कि बाजार में किस चीज की डिमांड है। जो मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया, हमें ये समझ आया, अंडरस्टैंडिंग तैयार की हमने बाजार के प्रति। कोरोना आया, लोगों ने एंटीबायोटिक ढूंढना चालू किया, तो हमने कहा एंटीबायोटिक क्या ढूंढ रहा है? टैबलेट ढूंढ रहा है, खाना ढूंढ रहा है, मेडिसिन ढूंढ रहा है, काढ़ा ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहा है, तकिया कोई नहीं ढूंढ रहा, हम दे के आते हैं तकिया। ये समझ है ना, ये समझ ही तो है। अब आप हार्ड वर्कर बन के बैठे हैं तो क्या करेगी हार्ड वर्कर आपकी? ईमानदार हैं आप, क्या करेंगे ईमानदारी का? समझ तैयार करो बाजार के लिए, तभी ये गोल होगा। ईमानदारी भी काम आएगी, हार्ड वर्किंग भी काम आएगी, सब कुछ काम आएगा। और अगर आपने समझ तैयार नहीं की ना, कोई काम नहीं आएगा। बने रहो ईमानदार, बहुत लोग हैं इस संसार में ईमानदार, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग किसके प्रति? पहले मिट्टी को समझो, वातावरण को समझो, जीवों को समझो, व्यवस्था को समझो, फिर बाजार को समझो, बाजार की मानसिकता को समझो, ठीक है कि नहीं? जब ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाएगी कि हमें कौन सी चीज़ क्या करनी, कब करनी, किस मिट्टी में करनी, कौन सी मिट्टी क्या उगा सकती है, ये सारा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। जिस दिन ये साझेदारी आपकी तैयार हो गई तो समझ लो आपको ये काम खेल हो जाएगा। आपको पता है बाजार में कल जो है ना ये इसकी डिमांड है, तो आप मिट्टी से वही उगवाएंगे, काय को आप धान में फंसे रहेंगे, ठीक है कि नहीं? तो ये अंडरस्टैंडिंग का काम है। दूसरा आता है यहाँ पर पॉइंट टेक्नोलॉजी का। बिना टेक्निक के कोई भी काम आपको नहीं करना। पहले अंडरस्टैंडिंग, दूसरा टेक्नोलॉजी, और तीसरा वेस्ट मैनेजमेंट को अपने काम का हिस्सा बनाना, और चौथा है प्रोडक्शन टू प्रोडक्ट की यात्रा। यहाँ आके आपकी यात्रा खत्म होती है, यहाँ से चालू होती है और यहाँ खत्म होती है, ठीक है। जब तक कि आपके हाथ से कोई प्रोडक्ट बन के बाजार में ना आ जाए तब तक यात्रा आपकी अधूरी है, ठीक है। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स को सुधारिए, काम करने के तरीके को बदलाव में लेके आइए, और समग्र विकास का मॉडल अडॉप्ट करिए। समग्र विकास का मॉडल क्या है? तो ये जो बीच में हमने ये 5 पॉइंट लिखे हैं, इन सब को मिला दो तो ये कंप्लीट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मॉडल होता है। इसमें पानी के बारे में भी हम सोच रहे हैं, मिट्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, जीवों के बारे में भी सोच रहे हैं, पर्यावरण के बारे में भी सोच रहे हैं, और पूरी एग्रीकल्चर की सस्टेन व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं। यही हमारा समग्र विकास का मॉडल है। और इसके अंदर जानवरों से लेकर खेती में आप लिस्ट बना लो, अगर आपके पास नहीं है तो, कि आपने 100 लिस्ट है, आपके पास 100 समस्याओं की लिस्ट है, वो सारे 100 समस्याओं की लिस्ट समग्र विकास के मॉडल के अंदर समाधान के रूप में छुपी हुई है। हम एक एक टॉपिक को अंदर जाके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इससे ये हैंडल होता है, इससे ये हैंडल होता है, ऐसा। तो ये समग्र विकास का मॉडल। फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मल्टीलेयर हो चाहे वो कुछ और भी हो, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी आर्थिक सुदृढ़ता के लिए, और
प्रोडक्शन से प्रोडक्ट की यात्रा भी बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी एग्रीकल्चर को एक अच्छा बूस्टअप देने के लिए। सो कुल मिला के इस पूरे एजेंडे को अगर आप मिला दो तो ये समग्र विकास का मॉडल बनता है। ये समग्र विकास का मॉडल आपकी खेती के इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म और प्रॉफिटेबिलिटी लेके आएगा। और इसके अंदर ये पूरा प्लानिंग और ढांचा है, क्योंकि अभी तो हम सब्जेक्ट के अंदर नहीं गए, अभी हमने क्या आपको फ्रेम समझाया बेसिकली, ठीक है कि नहीं। फ्रेम है ये पूरा, ये डिज़ाइन है बेसिकली। अब इसके अंदर जब हम जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा रेवेन्यू यहाँ से आएगा, इस ढंग से आएगा, ऐसे आएगा, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग अभी लंच करने के बाद सेकंड हाफ के सेशन में इसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे और लेयर फार्मिंग के टॉपिक को जो है ना थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन को, उसके प्रिंसिपल को हम समझेंगे और फिर उसके बाद फील्ड पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में भी जाएंगे, ठीक है कि नहीं। सो आपको डे टू डे कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरी, कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरी, ये सब मिल के लास्ट डे तक आप कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। और मैं आपको एक एजेंडा देता हूं, इस एजेंडे पर आप काम करना चालू करिए, हमसे कोई भी कोरे कागज़ पे साइन करा लीजिए, आप 100% 3 साल के अंदर एक अच्छा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल खड़ा कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 ईयर, ओनली 3 ईयर। क्योंकि हम सब लोग जो है ना अभी भटकाव में हैं और हमें पता नहीं हमें क्या करना है। तो हम जो है ना आपको कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बता रहे हैं, बहुत धक्के खाए हमने जीवन में। इन 16 सालों में कितना पैसा खर्चा किया होगा आपको अंदाज़ा नहीं है, कितनी मेहनत की होगी। 22-23 घंटे हमने खेतों में काम किया है, अभी भी हम करते हैं। और ये सब करने के बाद अगर कुछ हमारे पास हासिल हुआ है तो एकदम सॉलिड और प्रैक्टिकल नॉलेज है, वही हम आपको देने आए हैं। आप उसको एजेंडा बना के 3 साल अडॉप्ट कर लीजिए। आपको हमसे कोई चीज़ नहीं खरीदनी है, ना बाज़ार से कोई चीज़ खरीदनी, क्योंकि हमारे एजेंडे में ही वो नहीं है। हमारा एजेंडा पहले ही बोलता है सस्टेनेबिलिटी, वायबिलिटी और बायोडिस्पोजेबिलिटी। हम इस अर्थ के सबसे बड़े बेसिक प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं और जो भी हमने ये सारा निकाला या सीखा है वो पूरा कुदरत के सिद्धांतों से निकाला हुआ है। और कुदरत के सिद्धांत यूनिवर्सल हैं, ना उनमें कोई चेंजेस है ना कोई बदलाव है। तो इसलिए आपको भटकाव की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ये सोचने की ज़रूरत है कि इसको हम करें, लाभ होगा या नहीं होगा, कितना नुकसान होगा, कितना लगेगा, ये सब दिमाग में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, छोटा मोटा कुछ लगेगा, कारण क्योंकि अभी हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है कि नहीं है। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो एसेट्स होगी आपकी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। वो हमेशा आपकी पीढ़ियों के लिए तक काम आएगी। तो इस मॉडल को पूरा आपको गहराई से समझना पड़ेगा, दिमाग खाली करके, तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। आसान नहीं है ये, तो मैंने आपको अभी कुछ कुछ पॉइंट लिखे, अब एक एक सब्जेक्ट के अंदर जब घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है कि नहीं। सो अब तक के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सब ने बहुत गंभीरता से चीज़ों को सुना और बहुत अच्छे से अनुसरण किया। मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि खेती में आपका इंटरेस्ट आएगा और निश्चित तौर पे आप जो है ना इसको एक अच्छा मॉडल के रूप में बना पाएंगे। और आज देश में अब हम अकेले नहीं हैं। एक समय था जब दौर था हम पे बोलते भी नहीं बनता था और कोई हमारे साथ में नहीं था।